देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया था। ऑनलाइन टेस्ट नंबर 5 और उसका स्कोर और उसका रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। मैं अब उसके सॉल्यूशन को बताता हूं। आप ये देखिए कि आपकी कमी कहाँ रही। आपने जब आंसर दिया क्वेश्चन का तो आपने कैसे सोचा था उसको, और जो कमी रही है उसको दूर करने का प्रयास करें और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन होगा कैसे और किस तरीके से हमें करना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉपर स्फेयर ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर hollow, are charged to the same potential, which one have the more charge? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इन क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करें। आपको दो स्फीयर दिए हुए हैं कि ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। दोनों स्फीयर की रेडियस है वो सेम है, ये भी आर है ये भी आर है। इसकी पोटेंशियल भी वी है, इसकी पोटेंशियल भी वी है। इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज हमने Q2 मान लिया, क्योंकि हमें यही बताना है विच वन हैव द मोर चार्ज। अगर आप इसका कंसेप्ट को देखें, कोई भी कंडक्टर है वो चार्ज को स्टोर करेगा तो उसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस होगी। अगर हमें इस वे से भी देखें, और कैपेसिटेंस है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। इसका मतलब दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। कैपेसिटेंस दोनों की सेम है, दोनों की पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का चार्ज भी क्या होगा, सेम रहेगा। Q1 इज इक्वल टू Q2। इसलिए इसका आंसर जो हमारा था वो था बोथ विल हैव इक्वल चार्ज। दोनों के पास जो चार्ज स्टोरेज पावर है वो सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस इनके चार्ज में नहीं है। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा, आप ये भी देख सकते थे कि जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। Q इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू वी, दोनों की सेम है, सी सेम है तो क्यू भी सेम होगा। सेकंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 27 drops of mercury are charged simultaneously to same potential of 20 volt, यानी 27 ड्रॉप्स हैं मरकरी की, और each and every drop have the voltage 20 volt. What will be the potential if all the charged drop are made to combine to form one large drop? यानी क्वेश्चन को समझिए, ये छोटी छोटी 20 ड्रॉप्स हैं आपकी। इस तरीके से हमने बहुत सारे ड्रॉप मान लिए। सपोज कीजिए 27 ड्रॉप, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी 27, और एक की वोल्टेज हमने वी मान ली, और हमने इनको मिला के एक बड़ी बनानी है जिसकी वोल्टेज कैपिटल वी है, उसकी वोल्टेज हमें बतानी है। अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन की 2/3 स्मॉल ऑफ वी। ये बिग ड्रॉप है, ये स्मॉल ड्रॉप की वोल्टेज है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को पुट करके देख लो। एन की वैल्यू 27 है, इसकी पावर 2/3 इंटू ये 20 वोल्ट है, और 27 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 2/3, 3 से 3 कैंसिल करोगे तो ये 9 हो जाएगा, इंटू 20, 9 इंटू 20 180। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूं कि ये फॉर्मूला आया ही कैसे है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं इसका बड़ा समझाता हूँ, ये शॉर्टकट था आपको। कि मान लीजिए हमने 20 बोल ली है, ये 27 है, इनकी वैल्यू 27, और इसी से एक बड़ा बनाया, बड़े की जो रेडियस है वो कैपिटल आर, और एक स्मॉल ड्रॉप है उसकी रेडियस स्मॉल आर ली। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ लगता है यहाँ पे, जो आपने 10th क्लास में भी क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े होंगे कि गोले को पिघला के बेलन बनाया, शंकु को पिघला के बेलन बनाया। तो ऐसे सिस्टम में आप ध्यान रखें कि वॉल्यूम कंजर्वेशन रहता है। इसका मतलब इस बड़े की वॉल्यूम और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/r की क्यूब। किसके बराबर हो जाएगी,
n टाइम ऑफ यानी 27 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और स्मॉल ड्रॉप की वॉल्यूम r की क्यूब है। 4/3 से 4/3 कटेगा और r की वैल्यू 3r आ जाएगी आपकी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3r आ जाएगी। अब पोटेंशियल देख लीजिए, बड़ी ड्रॉप की पोटेंशियल निकालनी है हमने। इसकी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर, और एक ड्रॉप की पोटेंशियल कितनी है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, एक के पास चार्ज कितना है Q, दूसरे के पास दो को मिलाओगे 2Q, 3Q, 4Q, ऐसे करके 27 ड्रॉप्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? K इंटू 27 टाइम ऑफ स्मॉल चार्ज, और रेडियस एरी 3r। अब यहां से आप देखें VB इज इक्वल टू 3 से काटोगे इसको 9 इंटू के क्यू अपॉन आर, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्मॉल पोटेंशियल है ये V, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं यहाँ लिख दूं V बिग ड्रॉप इज इक्वल टू, और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर 3 की 2/3 ऐसे लिख सकता हूं। n जो 3 आया है, इसकी 9 आया था, इसको 3 की पावर 2 लिखते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करने, तो फाइनली आपका आंसर n की पावर 2/3 और v स्मॉल बन जाएगा, या 9 है ये एक्चुअल में, तो 9 का। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 27 दे रखा है, 64 दे रखा है, 125 दे रखा, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। इस मेथड से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ये बड़ा मेथड बता दिया मैंने और एक शॉर्टकट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन, दो चार्ज दे रखे हैं, एक Q1 दिया हुआ है और एक है Q2, फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर विल बी। हमें वर्क डन निकालना है। क्या कह रहा है ये? देखिए यहाँ समझने की कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि पहले ये एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 यहाँ रखा, और इनके बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ये पोजीशन A मान लीजिए, ये पोजीशन B मान लीजिए। अब क्या किया कि इस एक चार्ज को यहां से हटा के C पॉइंट पे लेके चले गए, जो इससे कितने डिस्टेंस पे है? 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। हम Q1 का इफेक्ट देख लें, Q2 को मोमेंट कर लो, या Q2 के विद रिस्पेक्ट टू Q1 का लिख लो, तो आपको पता होगा कि एनर्जी क्या होती है। इस पॉइंट की पोटेंशियल इसके कारण निकाल लो पहले, फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो। तो पोटेंशियल पहले मैं यहां निकालता हूं, V A के कारण B पॉइंट पे पोटेंशियल देखिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, और 0.12 कह सकते हैं इसको, 0.12। A के कारण है, C पे पोटेंशियल देखिए क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन 0.18 मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इन दोनों पॉइंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, AC माइनस VAB, और ये के Q1 कॉमन आ गया, यहाँ 0.12 है, यहाँ आपका 18 है, 18, और यहाँ आपका 0.12 है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दोनों के डिफरेंस। एनर्जी कैसे निकालते हैं? एनर्जी निकालने का आपका फॉर्मूला है के Q1 Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही है 0.18 माइनस 1.012, ऐसे निकाल देंगे। अब इसको सोल्व करना है, मैं यहाँ सोल्व करके लिख देता हूँ इसको। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 यहाँ जो आपका फर्स्ट चार्ज है -6 है, तो माइनस का मैंने साइन लिख दिया, 6 माइक्रो है, 10⁻⁻6 हो गया। सेकेंड है 4 माइक्रो, 4 रखा इंटू 10⁻⁻6 रखा, इंटू, ये इंटू में ही है, इसका एलसीएम लेंगे तो 0.1812 माइनस 0.18 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 0.18 आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करनी है आपको, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको।
ये देख लीजिए आप, 9 है, ये 6 है और ये 4 है। ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, ये आपका 10⁻⁻6 और -6 -12 होता है और प्लस का 9 है, तो कितना हो जाएगा -3। अब ये 0.12 है, ये 0.18 है, तो 0.06 होगा, माइनस का होगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये हो गया आपका 0.12 इंटू 0.18। अगर पॉइंट को भी हटाने की आप कोशिश करें तो ये आपका सिंपल भाषा में अगर लिखो, ये 24 इंटू 10⁻³ इंटू ऊपर 6 12 इंटू 18 और 2 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा चले जाएंगे, क्योंकि इसके पॉइंट एक पॉइंट से कट जाएगा, दूसरा पॉइंट ऐसे का ऐसा रहेगा। सिंपलीफाई करना है, 12 से काटोगे तो 2 पे चला जाएगा, और 9 से काटोगे तो ये 2 पे चला जाएगा, और इस 2 को काटोगे 3 पे चला जाएगा। 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, ये 10⁻⁻3, ये 2 है, तो 10⁻⁻1, और इसका मतलब 0.6। ये आपका आंसर है। आप इसको कैलकुलेट इस तरीके से कर लेंगे और इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और थर्ड है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज इज मेजर। हमें ये बताना था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किस यूनिट में मेजर करते हैं। मैंने जब आपको डेंसिटी ऑफ चार्ज समझाया था तो 3 टाइप के डेंसिटी चार्ज थे, एक था लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज था, दूसरा हमारा सरफेस था, और तीसरा वॉल्यूम था, याद होगा। और सर लीनियर चार्ज में हमने कहा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी में कहा था कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर एरिया, और इसमें कहा था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और नीचे लेंथ आएगा तो मीटर, एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम आएगा तो मीटर क्यूब। यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसमें कभी भी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आपको इन क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि कैसे इनके आंसर निकले। सिर्फ आंसर निकालने से ही सही नहीं है। पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर बी है, तीसरे का आंसर बी है, और चौथे का आंसर भी बी है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारे पेपर के क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, और आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी, हमें क्वेश्चन को समझ के और उसको कैसे हमें डील करना है, उसका की वर्ड क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या, वो समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अपने को 25, वर्टिकल डायरेक्शन में है। व्हाट इज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक तो आपको ई गिवन है, एक आपको डिस्टेंस गिवन है, और वी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये देखना है कि ई वी और डी में कोई रिलेशन है क्या, है ना। हम जानते हैं कि पोटेंशियल ई इंटू डी के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल को फाइंड आउट कर देगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 25 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दें तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 25 वोल्ट। तो आप देख लीजिए इनमें आंसर कौन सा है आपका, बी ऑप्शन सही होगा। इस मेथड का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अर्थ की पोटेंशियल होती है वो हम 0 लेके चलते हैं। कारण क्या है इसका, कि अर्थ एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और इतना बड़ा साइज है इसका, अगर इसको स्लाइटली पोटेंशियल हम दे दें, या इसको थोड़ा सा चार्ज दे दें, या थोड़ा सा चार्ज ले ले अर्थ से, तो इसकी पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम
अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अर्थ की पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज यानी जीरो मान के चलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इतने वोल्ट, यानी V दी हुई है आपको, एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपको क्या निकालना, डिस्टेंस, पूरा न्यूमेरिकल सेम वही फॉर्मूला लगेगा, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन E। V कितनी दे रखी है, ये 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय E कितना है, ये रहा 50 वोल्ट पर मीटर, 50 से इसको डिवाइड कर दो और डिवाइड करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 मीटर। तो देख लीजिए इनमें कौन सा मैच करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 मीटर। नेक्स्ट कहता है चार्ज ऑफ 100 कूलम इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन, कहां रखा हुआ है इसको, ओरिजिन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी मैं यहां समझाता हूं इसको, यहाँ आप देख लीजिए ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, 0 0 पॉइंट होते हैं, यानी एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, और यहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है हमारा, 100 कूलम चार्ज हमने क्यू की वैल्यू रख रखी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A0 एंड 0A विल बी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कोऑर्डिनेट है, पहले पॉइंट x का होता है बाद में y का, इसका मतलब x तो a है और y 0, इसका मतलब ये x एक्सिस पे लाई करेगा। सपोज कर लिया ये पॉइंट है हमारा A0 का, इस पॉइंट का नाम a रख दिया, और सेकंड पॉइंट क्या है 0A, यानी ये y एक्सिस पे लाई करेगा, और ये पॉइंट आपका b है और इसके कोऑर्डिनेट है 0 और a। हमें क्या बताना है, इन पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसका वैसे देखा जाए तो आंसर डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है कि चार्ज तो यही है, फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या है, वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर, और वी बी का निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। के कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों के लिए सेम यही है 100, तो के क्यू दोनों के लिए सेम हो गया, और डिस्टेंस निकालना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है a, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है a, तो दोनों के डिस्टेंस भी क्या हो गया हमारे सेम, a डिस्टेंस होगी। va और vb की वैल्यू अगर आप नोट करो तो दोनों क्या आएगी बराबर, va इज इक्वल टू vb, यानी इस 100 कूलम चार्ज के कारण ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, और जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेना ढंग से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, मैं इसको यहां से हटा दूं, तो ये दोनों ए और बी पॉइंट से हमारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाते हैं, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर दे रखी है 2 मीटर, इज वोल्टेज दे रखी है, इसकी वोल्टेज है 250 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5, यानी स्मॉल आर है इतना। अगर हम यहाँ देखें कैपिटल आर कितना गिवन है, रेडियस 2 मीटर, वोल्टेज सरफेस पे कितनी है 250 वोल्ट, और आर दे रखा 1.5 मीटर पे हमें निकाल के दिखानी है पोटेंशियल। है क्या ये, कंडक्टिंग होलोस्फीयर, ये रहा 2 मीटर रेडियस का, और यहाँ 1.5, तो ये आपका केस बनता है आर ग्रेट लेस देन कैपिटल आर। कौन सा केस बन गया कि जो स्मॉल आर है वो 1.5 है और कैपिटल आर है वो 2 मीटर है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो आप जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इसके इनसाइड में है,
आर लेस देन कैपिटल आर, और इनसाइड में होते ही, और कौन सा स्फीयर है ये आपका, कंडक्टिंग, और कंडक्टिंग स्फीयर के जितनी सरफेस पे पोटेंशियल होती है इनसाइड में भी उतनी ही पोटेंशियल होती है। मीन जितनी पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगी उतनी पोटेंशियल इसके इनसाइड में हो जाएगी, और सरफेस पे पोटेंशियल कितनी है 250, तो इनसाइड में कितनी हो जाएगी इसकी 250 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, बल्कि प्रूफ भी करेंगे हम, वैसे ऑनलाइन क्लास में मैंने इसको प्रूफ करवा दिया है कि कंडक्टिंग होलोस्फीयर होता है उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होती है उसके इनसाइड में वही पोटेंशियल होती है। तब स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा समझने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट, इनमें से बताना था कि पोटेंशियल कौन से आपके रीजन में होगी, कौन से स्पेस में होगी। ऑप्शन है पहला फॉर एनी एक्स एक्सिस फॉर ए गिवन जेड, फॉर एनी वाई फॉर ए गिवन जेड, फॉर ऑन एक्स वाई प्लेन फॉर ए गिवन जेड, और ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अब ध्यान रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हमने टॉपिक पढ़ा तो उस समय मैंने कहा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, ये आपका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। किधर रहेगी, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, ये खुद जेड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल का पार्ट होगा वो जेड एक्सिस में नहीं हो सकता, जेड एक्सिस के अलावा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस में हो नहीं तो हो सकता है, वाई में हो सकता है, लेकिन जेड में नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है कि एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है जेड, और प्लेन में भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ऐसे होगी, ये जेड एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसलिए इसका आंसर है डी। सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। समझ में आए मत, कंसेप्ट कहां से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है तो जेड के परपेंडिकुलर कौन हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, वाई भी, और एक्स वाई प्लेन भी, इसलिए तीनों पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 300 वोल्ट। कितनी है, 300 वोल्ट है कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे, यानी वी एस का मान 300 वोल्ट दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट दी है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है ये हम देखना चाहते हैं, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये आपका कंडक्टर है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल है वो 300 वोल्ट है। पहली स्टेटमेंट में कहता है इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बात सही है, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंडक्टर होगा, गाउस लॉ की एप्लीकेशन याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बाय यूजिंग गाउस लॉ। हमने प्रूव किया था कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कैपिटल आर स्क्वायर के इनवर्सली, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं था। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट देख लीजिए, at any point inside the sphere potential is 300 वोल्ट। कितनी है, ये बात भी हमने पढ़ी हुई है कि पोटेंशियल जो इनसाइड में होती है वो वही होगी जो उसके सरफेस पे होगी, यानी पोटेंशियल इनसाइड दिस कंडक्टिंग स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट देयर सरफेस। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बतानी है। पहला कह रहा है S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया।
S1 एंड S2 आर फॉल्स, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट S1 इज ट्रू एंड S2 आल्सो ट्रू, बिल्कुल बात सही है यहाँ तक। एंड आगे भी कहता है S1 इज द कॉज ऑफ S2, ये कह रहा है कि S1 का कारण S2 है। और सेकंड फोर्थ में कह रहा है S1 और S2 दोनों ट्रू हैं बट स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर सही है क्योंकि S1 इज द कॉज ऑफ S2। हम जब इसका डेरिवेशन निकालते हैं पोटेंशियल का, तो जब उस समय हम जो चार्ज को लेके आते हैं किसी कंडक्टिंग स्फीयर पे इंफिनिटी से, तो हम अंदर की डायरेक्शन में जब पोटेंशियल निकालते हैं तो हम कहते हैं ई इनसाइड है, वो जीरो होने की वजह से केवल वही पोटेंशियल होगी जो इसके सरफेस पे है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 6 जूल में वर्क दिया हुआ, जूल में है तो वर्क डन, टू टेक चार्ज ऑफ, ये चार्ज दिया हुआ Q बिटवीन 2 पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट विल बी। फॉर्मूला देख लीजिए, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है फॉर्मूला। वर्क डन कितना है 6 जूल, ये 6 दे रखा है, चार्ज कितना लेके आ रहे हो 3, और डेल्टा वी हम निकाल सकते हैं, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या इतनी हो जाएगी 6/3 2 वोल्ट। अब देख लो आंसर कौन सा इनमें। देखिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे कोई बच्चा, इनकी यूनिट भी चेक कर लो, ये कुलाम है, कुलाम यूनिट होती नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा इसका 2 वोल्ट। देखिए कितना कंफ्यूजन था, यूनिट में डिफरेंस है, आंसर 2 को देख के भावुक नहीं होना, हमें हमें ये देखना है कि यूनिट भी सही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ए यूनिट चार्ज, यहाँ चार्ज की वैल्यू है वो 1 है, Q इज इक्वल टू 1, रोटेट अराउंड ए चार्ज ऑफ 10 कूलम इन ए सर्कुलर पाथ। ध्यान रखना है पाथ कौन सा है, सर्कुलर। आप ऐसे सर्कुलर पाथ पे एक यहाँ सेंटर में 10 कूलम है, Q1 कह सकते हो, और यहाँ एक Q नोट चार्ज है, वो इसके अराउंड में रिवॉल्व करता है। जब इसके चार्ज रिवॉल्व करेगा और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो 7 मीटर है, कितने डिस्टेंस दे रखे हैं सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। जब ये इसके अराउंड में रिवॉल्व करेगा तो हमें ये बताना कि कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियल है आपकी, ई रेडियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बनाता है। सर्कुलर पाथ आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एंगल कितना हो गया यहाँ 90 डिग्री। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन फोर्स एफ डी एक्स कोस ऑफ 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, आप ध्यान रखिए, इसलिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं ये गारंटी नहीं देता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन की को आप आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे, आसानी से पकड़ लेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या क्या बात कहता है। ये पहला कहता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। हम जब इलेक्ट्रिक लाइन की बात कर रहे थे, याद हो आप लोगों को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक लाइन की, कि इलेक्ट्रिक लाइन अगर दूर दूर हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक लाइन नजदीक नजदीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 ये E2, तो E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ जहां इलेक्ट्रिक लाइन, और इलेक्ट्रिक लाइन कह लो या इक्विपोटेंशियल सरफेस कह लो, उस रीजन में जहां ये क्लोज होंगे
वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगी, या उल्टे शब्दों में कह लो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा नंबर में होंगे, क्लोज होंगे। तो पहला आपका सही हो गया। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल सही बात कहता है ये कि जो आपके ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये कंडक्टर की जो एज होती है, किनारा होता है, उस पर सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं ये। क्यों? क्योंकि एंगल कितना रखना है इनको, 90 डिग्री रखना है। बाकी जगह इससे कम या ज्यादा एंगल हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वहां पर इसका मैक्सिमम एंगल होगा, और मैक्सिमम एंगल होगा तो इसका मतलब ये मैक्सिमम क्राउडेड ए हो जाएगा। विल बी इक्वली स्पेस्ड, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इक्वली स्पेस्ड हो, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म भी तो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। तो हम कह देंगे बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो आपका आंसर जो बनेगा उसमें वो डी आंसर होगा आपका सही, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही। हम लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ कीवर्ड क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और उसकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर, ये आर है, और उसकी वोल्टेज है जो सरफेस पे वो कितनी है, 20 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस इज दिस, पोटेंशियल एट इट्स सेंटर निकालनी है हमें। तो देखिए ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर और वी एस की वैल्यू है 20 वोल्ट। यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब चार्ज सब जगह इस पे फैला हुआ है, इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। और ऐसे केस में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जी इक्वल टू सरफेस हो नहीं सकती, क्योंकि वो कंडक्टिंग के लिए होता है, उसमें अंदर चार्ज नहीं होने के कारण पोटेंशियल सेम हो जाते। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, याद हो, V इनसाइड की वैल्यू है जो हमारी 3/2 के क्यू अपॉन आर के क्यूब, और अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। जब हम इसकी वैल्यू को इस सेंटर पे निकालना चाहते हैं, जैसे ही सेंटर पे रखोगे 3, जब इसकी वैल्यू सेंटर पे निकालोगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस फॉर्मूले को एक बार चेक कर लेना, मैं सेंटर के लिए बता देता हूं आपको कि वी सी सेंटर पे होती है 3/2 टाइम ऑफ के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये होता है सरफेस पे वी सी इज इक्वल टू 3/2 वी एस। सरफेस पे आपको पोटेंशियल कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट। अगर इसको आप 20 रख दो तो 3/2 इंटू 20, उसे काटोगे तो 10, और कितना आंसर हो जाएगा 30 वोल्ट। तो इसमें आपका आंसर चेक करोगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये हम नॉन की जगह कंडक्टिंग होता तो आंसर क्या होता आपका 20, यहाँ नॉन कंडक्टिंग आया। हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है, मेरे यूट्यूब पे जाके आप एक वीडियो देख सकते हो कि पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के लिए मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये था आज का हमारा जो यूनिट ऑनलाइन टेस्ट लिया था, जो हमने 5 नंबर टेस्ट था, ये 5वां टेस्ट था हमारा। उसमें हमने 15 क्वेश्चन डाले थे, उनके सॉल्यूशन इस तरीके से, आप क्वेश्चन को इस तरीके से समझ के उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ के ही सोल्व करें। धन्यवाद।